नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, राजस्थान की झीलें। देखिए, पिछला जो अपना टॉपिक था वो था राजस्थान की नदियां या राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंतर्गत उसे 3 भागों में बांटा गया है: आंतरिक अपवाह की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां और अरब सागर की नदियां। इन तीनों का हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे राजस्थान की झीलें। देखिए, नदियों में क्या होता है कि पानी हमेशा प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है, रुकता नहीं है। जबकि झीलों में क्या होता है, एक बेसिन होता है, एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में पानी इकट्ठा हो जाता है और वो प्रवाहित नहीं होता, एक जगह रुका हुआ होता है। वो एक भूखंड या बेसिन को घेरे हुए होता है। यानी ये एक आंतरिक जलाशय है। यानी ये तो या तो वो चट्टानी क्षेत्र होता है जिसके की धरातल के अंदर वो पानी नहीं सोचता, और इसके अलावा जो है रेगिस्तानी इलाकों में भी झीलें देखने को मिलती है। इसलिए वो कुछ ही महीने रहती है, क्योंकि वर्षा के मौसम में वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, बाद में वहाँ का पानी सूख जाता है। अब देखिए, झीलों की बात करें तो लवणता के आधार पर है राजस्थान की झीलों को 2 भागों में बांटा गया है। क्यों? खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। अब देखिए, खारे पानी की झीलें राजस्थान के मानचित्र में हम देखते हैं तो राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है उस तरफ आपको खारे पानी की झीलें अधिक देखने को मिलेगी। मीठे पानी की झीलें जो अरावली पर्वतमाला है उसके पूर्व की तरफ देखने को अधिक मिलेगी। ऐसा क्यों है? इसका कारण पिछले वीडियो अगर आपने ध्यान से देखे हैं तो आप जो है समझ सकते हो कि ऐसा क्यों है। देखिए, हमने जब भौतिक विभाग पढ़े थे और थार के रेगिस्तान का अध्ययन किया था तो हमने बात की थी कि थार का रेगिस्तान टेथिस सागर का अवशेष है। और सागर का पानी खारा होता है या मीठा होता है? ऑब्वियसली खारा होता है। इसलिए टेथिस महासागर का ये अवशेष होने के कारण यहाँ पर जो झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। जबकि पूर्वी भाग में धरातल और अधिक वर्षा के कारण यहाँ की झीलें मीठे पानी की अधिक है। ठीक है, तो 2 भागों में बांटा गया है, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। देखिए, इनको एक आधार पर और बांट सकते हैं, प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। अब देखिए, प्राकृतिक का मतलब प्रकृति ने ही उनका निर्माण किया है, कृत्रिम का मतलब किसी मनुष्य ने उनका निर्माण किया है। तो एक बात बताइए, इनमें से खारे पानी की झील है और मीठे पानी की झील है, इनमें से कौन सी कृत्रिम हो सकती है और कौन सी प्राकृतिक? देखिए, खारे पानी की झीलें हैं वो अधिकांशतः है प्राकृतिक झीलें हैं, जबकि मीठे पानी की अधिकांश झीलें वो कृत्रिम है। ऐसा क्यों? आपको एक झील का निर्माण करना है तो आप खारे पानी की झील का निर्माण करोगे या मीठे पानी की झील का निर्माण करोगे? सीधी सी बात है, आप मीठे पानी की झील का निर्माण करोगे। इसलिए खारे पानी की अधिकांश झीलें प्राकृतिक है और मीठे पानी की अधिकांश झीलें कृत्रिम है। ठीक है, ये बात हुई। फिर हम आगे बात करते हैं, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको लिम्नोलॉजी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं, रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को पलाया व तटीय क्षेत्रों में कयाल या लेंगून कहते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में जो रेत के जो टिब्बे हैं, दोहरे हैं, उनके बीच में जो झीलें बन जाती है उनको कहते हैं पलाया। और तटीय क्षेत्र में ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है और यहाँ तटों के आसपास जो झीलें बन जाती है उनको कहते हैं कयाल या लेगून। ठीक है, अब देखिए, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ एक बार फिर से बोलूँगी। अरावली पर्वतमाला के जो है पश्चिम की तरफ खारे पानी की झीलें हैं और पूर्व की तरफ मीठे पानी की झीलें हैं।
तो झीलों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, खारे पानी की और मीठे पानी की। तो आज हम राजस्थान की खारे पानी की जो झीलें हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, राजस्थान में खारे पानी की झीलें अधिक है या मीठे पानी की झीलें अधिक है? तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें अधिक है, क्योंकि हमने बात की कि थार के वाला रेगिस्तानी हिस्सा है, वहाँ खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है। और हम देख रहे हैं कि राजस्थान के 61% हिस्से पर थार का रेगिस्तान है, मतलब झीलें भी खारे पानी की अधिक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि खारे पानी की भी झीलें जो है कौन से जिले में सर्वाधिक है? तो नागौर जो जिला है उसमें खारे पानी की झीलें सर्वाधिक है। याद रख लेना, कौन सा जिला? नागौर, जहां पर खारे पानी की झीलें सर्वाधिक है। और जो ये खारा पानी है इसमें कौन सा लवण अधिक पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। कौन सा? सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl कहते हैं। देखिए, अब ये देखें कि इसमें खारे पानी की, पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें अधिक क्यों पाई जाती है? तो समझ गए, क्योंकि ये टेथिस महासागर का अंग है। एक दूसरा कारण और है, जब मानसून आता है तो समुद्र से आता है पानी, कहाँ से? वो हवाएं नमी वाली कहाँ से चलती है? समुद्र से स्थल की ओर चलती है। अब आप खुद सोचिए कि समुद्र का पानी मीठा होता है या खारा होता है? समुद्र का पानी हमेशा खारा होता है। तो ये पवनें अपने साथ जो नमी लेके आएगी उसमें नमक के कण होंगे, और ये हवाएं जब चलती है तो नमक के कणों को इस थार के रेगिस्तान में छोड़ते हुए आगे चली जाती है, क्योंकि बारिश तो यहाँ होती नहीं है और सिर्फ नमक के कणों को यहाँ ये हवाएं गिराते हुए चली जाती है। इसलिए भी जो है इस पश्चिमी राजस्थान में नमक वाली झीलें अधिक पाई जाती है। अब आगे हम बात करते हैं खारे पानी की झीलें। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की प्रमुख जो खारे पानी की झीलें हैं कौन सी है? तो सांभर, डीडवाना, कावोद, पंचपदरा, लूणकरणसर, कुचामन, ताल छप्पर, फलोदी, डेगाना, रेवासा। ये है राजस्थान के खारे पानी की झीलें। सांभर, डीडवाना, कावोद, पंचपदरा, लूणकरणसर, कुचामन, ताल छप्पर, फलोदी, डेगाना और रेवासा। इसके लिए एक ट्रिक है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो सा से सांभर, डी से डीडवाना, का से कावोद, पै से पंचपदरा, लू से लूणकरणसर, कु से कुचामन, ता से ताल छप्पर, फै से फा से फलोदी, डे से डेगाना, रे से रेवासा। तो सारी झीलें आपको याद हो गई खारे पानी की। आज के जो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो झील है राजस्थान की खारे पानी की वो है सांभर झील, और इसी की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो खारे पानी की झील है सांभर झील वो कहाँ है। एक बार हम इसको मानचित्र में देखेंगे। देखिए, ये है राजस्थान का मानचित्र, ये है नागौर, जयपुर और अजमेर। इन तीनों जिलों के मध्य में सांभर झील का विस्तार है। यानी सांभर झील कितने जिलों में विस्तृत है? 3, जयपुर, नागौर और अजमेर। मैं कहूँ आधिकारिक रूप से जो इसके रख रखाव का दायित्व किसका है, तो वो है जयपुर का। ठीक है, रख रखाव तो ध्यान रखना आधिकारिक रूप से वो किसके पास है? जयपुर के पास। तो तीनों ऑप्शन अलग अलग जगह दिए हो तो हमारा राइट आंसर होगा जयपुर में। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इस झील की जो है लंबाई चौड़ाई हम एक बार देख लेते हैं कि लंबाई कितनी है। तो ये झील 32 किलोमीटर लंबी है। एक तरीके से इसकी जो आकृति है ना थोड़ी सी इस तरीके से बनी हुई है। तो ये 32 किलोमीटर लंबी और 3 से 12 किलोमीटर लंबाई, 32 किलोमीटर और 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, ये लंबी हो गई। फिर हम दूसरी बात अगर इसको देखें कि एक बार इसमें कई बार पूछा जाता है कि कौन सी झीलें इस सांभर कौन सी नदियां सांभर झील में आके गिरती है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जो सांभर झील है उस झील में उत्तर
उत्तर की तरफ से आकर कौन सी नदी गिरती है, तो मेंथा नदी सांभर झील में उत्तर की तरफ से आती है। मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जयपुर में मनोहर थाना से इस मेंथा नदी का उद्गम होता है और वो सांभर झील में उत्तर की तरफ से आके गिरती है। और रूपनगढ़ जो नदी है वो अजमेर से निकलती है और दक्षिण की तरफ से आके सांभर में गिरती है। इसके अलावा जो है खारी और खंडेला 2 और नदियां हैं जो सांभर झील में आके गिरती है। देखिए जो नदियों वाला अपना टॉपिक था उसमें भी हमने देखा था, एक बार मानचित्र में देख लो, ये नागौर, जयपुर और ये अजमेर, नागौर, जयपुर और अजमेर। देखिए ये हमने देखी थी मेंथा जो सांभर झील में गिर रही है, ये रूपनगढ़ जो सांभर झील में दक्षिण की तरफ से गिर रही थी, और ये है इन तीनों जिलों के बीच में सांभर झील। ठीक है, फिर मैं बात करूं कि इसकी कुछ खासियत विशेषताओं को देख लेते हैं। ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील है। देखिए अब इसमें एक थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट आएगा। हमने बात की कि खारे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, लेकिन ये पॉइंट देखिए, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार निर्माण चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव ने करवाया था। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सांभर झील प्राकृतिक है या कृत्रिम, तब हमें कहना है कि ये प्राकृतिक झील है। लेकिन ऑप्शन में ये आता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो हमें ध्यान रखना है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। कौन से शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव ने इसका निर्माण करवाया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये फैक्ट यहाँ 2 तरीके से दिए हुए हैं, हमें दोनों को ध्यान रखना है। अगली इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान का सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र है। देश के कुल नमक का 8.7% उत्पादन अकेली सांभर झील करती है। पूरे राजस्थान में भारत का 12% नमक उत्पादन होता है। भारत का 12% उत्पादन राजस्थान में होता है और उसका भी 8.7% अकेले ये सांभर झील नमक का उत्पादन करती है। यानी इसमें इस झील में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है। अब हम अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अब देखिए सांभर झील में नमक है वो 2 तरीके से बनता है। अपन बनाते कैसे, मतलब नमक को प्राप्त कैसे करते हैं, हम वो बात नहीं कर रहे। उस झील में नमक आता कैसे है, बनता कैसे है, पहले वो बात करेंगे। तो 2 तरीके से, पहला तो है नदियों द्वारा लाया जाता है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र है वहाँ की मिट्टी में नमक के कण है, तो नदियाँ आती है जब, तो अपने साथ इस धरातल से, इस मिट्टी से नमक के कण बहा के लाती है, नदियाँ इसमें आके गिरती है और ये सारी नदियाँ इस झील में है जो नमक लाके गिरा देती है। तो पहला तो ये कारण है जिसकी वजह से इस झील में इतना नमक है। दूसरा क्या कारण है, दूसरा कारण है केसारकरण पद्धति। देखिए इसमें क्या होता है कि धरातल के नीचे जो चट्टानें हैं, जो सैल हैं, वो लवणीय है। तो क्या होता है, पानी जैसे जैसे नीचे जाता है, धरातल के अंदर जो नमक है वो केसारकरण पद्धति के कारण नमक ऊपर आता है, पानी नीचे जाता है। इससे क्या होता है, इस झील में नमक की परत बन जाती है। तो 2 कारण है जिसे नमक इसमें बनता है। एक तो नदियाँ लाती है नमक के कण, दूसरा धरातल के नीचे नमक वाली जो सैल है उनसे पानी जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे नमक ऊपर आ जाता है। देखिए जब ये पानी नीचे जाता है, नमक ऊपर आता है, उसकी परत जम जाती है और क्या होता है कि ये जैसे झील है, झील में छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी जाती है, उन क्यारियों में पानी भर जाता है। फिर क्या होगा, पानी धीरे धीरे सूख जाएगा और इन क्यारियों में नमक की परत इकट्ठी हो जाएगी। फिर इस नमक को इकट्ठा कर लिया जाता है, इसे क्यार पद्धति कहते हैं। क्यार पद्धति को इस तरीके से याद रख लेना कि क्यार से कर लो, क्यारी की इस झील के आसपास के इलाके में क्यारियाँ बना दी जाती है। फिर गर्मियों में क्या होगा, नमक वो पानी उड़ जाएगा और नमक की परत बिछ जाएगी और क्यारियों में जगह जगह यहाँ ढेरियाँ बना दी जाएगी, नमक प्राप्त कर लिया जाएगा।
इस नमक में स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है। ध्यान रखना, कौन सा शैवाल पाया जाता है? स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है, जिसमें 65% तक प्रोटीन होता है। यानी इस शैवाल में प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा होती है। फिर देखिए सांबर झील के आसपास की इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखते हैं। सांबर झील के पास एक मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? ध्यान रखना, पूछा जा सकता है शाकंभरी माता का मंदिर कौन सी झील के किनारे है? तो सांबर झील के किनारे है। एक इम्पोर्टेंट, दादू जी ने अपने पहले उपदेश भी इस झील के किनारे ही दिया था। दादू जी ने अपने पहले उपदेश कहाँ दिए थे? सांबर झील के किनारे। इसके अलावा जोधा अकबर की विवाह स्थली है। अकबर और जोधा का विवाह कहाँ हुआ था? सांबर झील में। मतलब सांबर झील में तो नहीं, अंदर तो नहीं हुआ, सांबर झील के जो है पास इनका विवाह हुआ था। अब मैं कहूँ कि जो है सांबर झील ही वो है यहाँ इस किसकी? जहांगीर का ननिहाल है। भाई अकबर का बेटा जहांगीर है, जोधा व अकबर का बेटा जहांगीर है, तो जहांगीर का ननिहाल हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अगली बात है कुरजा यहाँ आता है। देखिए जोधपुर का ये एक पक्षी है, जोधपुर का जो खिंचन है, खिंचन फलोदी जोधपुर में एक गांव है खिंचन, वहाँ पर कुरजा पक्षी रहता है, जो विरह का प्रतीक है। विरह के जो गीत है ना, उनमें कुरजा पक्षी का वर्णन आता है। तो ये जो कुरजा जो अपने जोधपुर के फलोदी में खिंचन गांव में रहता है, वो भी इस सांबर झील में आता है। इसके अलावा गुजरात का राज्य पक्षी है राजहंस, वो भी इस सांबर झील में आता है। इसके बाद यहाँ पर एक मस्जिद भी है सांबर झील के पास ही, नालीसर मस्जिद। इसके अलावा एक तीर्थ स्थल और है, देवयानी माता का मंदिर है। यहाँ कौन सी माता का? देवयानी माता का मंदिर है, जिसे तीर्थों की नानी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तीर्थों की नानी। ये यहाँ पर है। अब देखिए सांबर झील से नमक प्राप्ति हेतु, यानी ये उपक्रम जो लगाया है वो केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का? तो वो उपक्रम है केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मिल करके ये उपक्रम यहाँ स्थापित किया है हिंदुस्तान सॉल्ट कंपनी द्वारा 1864 में। ध्यान रखिएगा कि यही एक अकेली झील है जहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा नमक प्राप्ति का उपक्रम, यानी अधिकार किसके पास है नमक प्राप्ति का, उत्पादन का? केंद्र सरकार के पास। केंद्र और राज्य सरकार। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान सॉल्ट कंपनी और स्थापित हुई 1864 में। फिर अगली बात करते हैं, ये पर्यटन स्थल के रूप में भी इसको विकसित किया गया है। रामसर साइट बनाया था इसको 1990 में। देखिए ये रामसर साइट क्या है? एक ये वैश्विक स्तर पर ये समझौता हुआ है रामसर साइट, सिर्फ राजस्थान या भारत का नहीं है, वैश्विक स्तर पर जो नम भूमि है उसके संरक्षण के लिए 1990 में रामसर साइट ये एक समझौता हुआ और इसके अंतर्गत राजस्थान के 2 पर्यटक स्थल बनाए गए थे। पहला तो देखिए केवलादेव अभ्यारण्य है, उसको रामसर साइट में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। पहला केवलादेव अभ्यारण्य जो भरतपुर में है उसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया, और दूसरा पर्यटन स्थल रामसर साइट के रूप में 1990 में जो है सांबर झील को ये दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखना ये रामसर साइट के रूप में भी है। अगला है साल्ट म्यूजियम। इसको साल्ट म्यूजियम 1870 में बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि आज़ादी के पहले की बात है। तो साल्ट म्यूजियम 1870 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। फिर है नमक उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील है, क्योंकि अधिकांशतः जो नमक का उत्पादन होता है वो समुद्र से होता है, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है और झीलों का जल कुछ का खारा भी हो सकता है, कुछ का मीठा भी हो सकता है। तो नमक उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखना इस फैक्ट को। खारे पानी की सबसे बड़ी स्थलीय झील है। देखिए स्थलीय का मतलब जो स्थल के बीच में है, चारों तरफ इसके स्थल है, तो इस प्रकार की ये सबसे बड़ी झील है। यानी और
लेंगुन झील कौन सी है? चिल्का उड़ीसा में। उड़ीसा है वहाँ क्या होता है? समुद्र के किनारे धरातल के पास, इसके इस तरफ स्थल है और इस तरफ समुद्र है। ऐसी सबसे बड़ी झील तो है चिल्का उड़ीसा और धरातल के बीच, जिसके चारों तरफ धरातल है, ऐसी सबसे बड़ी झील सांभर है। फिर है रेस्ता नमक। अब देखिए रेस्ता नमक क्या होता है? वायु प्रवाह द्वारा निर्माण। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये एक स्थल है, इसमें खारा पानी भरा हुआ है, ठीक है, स्थल मान लो, धरातल मान लो, झील मान लो, क्या होगा? हवा के द्वारा धीरे धीरे ये पानी सूख जाएगा, हवा से और गर्मी से उड़ जाएगा, हवा से पानी सूख जाएगा। सूखने के बाद क्या होगा? यहाँ बच जाएगा सिर्फ नमक। नमक उसको कहते हैं रेस्ता नमक। इस पद्धति से जो नमक तैयार किया जाता है उसको कहते हैं रेस्ता नमक। अब देखिए एक बात को और अब आपको ध्यान रखनी है, वो बुक्स में नहीं मिलेगी। पक्षियों की मृत्यु। पिछले साल की बात है, 2019 की बात है, सर्दियों के टाइम की बात है। यहाँ पर एक पक्षी आता है फ्लेमिंगो, जिसे राजहंस भी कहते हैं। ये यूरोपीय पक्षी है फ्लेमिंगो, राजहंस। ये जो पक्षी है वो जो है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो है मौसम के साथ विचरण करते हैं। कुछ महीने यहाँ रहते हैं, फिर वापस यूरोपीय महाद्वीप में ये चले जाते हैं। बहुत लंबी ये यात्राएं करते हैं। तो ऐसे ही लंबी यात्रा करके जो है यूरोपीय महाद्वीप का एक पक्षी आता है यहाँ फ्लेमिंगो। इस बार 2019 में सर्दियों में क्या हुआ कि यहाँ पता नहीं कोई प्राकृतिक या कृत्रिम जो भी कारण था, लेकिन हजारों की संख्या में इस झील में ये फ्लेमिंगो मृत मिले। इसलिए ये बहुत ही चर्चा का विषय हो गया था कि क्या ऐसा कारण है, किस तरीके से प्रकृति जो है अपना क्रोध वाला क्रुद्ध रूप दिखा रही है कि हजारों की संख्या में इस सांभर झील में ये फ्लेमिंगो मृत मिले थे। ये एक चिंता का विषय था कि इस तरीके से हुआ तो आने वाले समय में जो बाहरी महाद्वीपों से जो पक्षी यहाँ पर आते हैं वो नहीं आएंगे। तो ये थी हमारी सांभर झील। देखिए सांभर झील से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हर जगह से ढूंढ के मैंने इस आज ये कंटेंट तैयार किया है कि कहीं भी हमारा कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। तो देखिए कैसा लगा आज का ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। पूरी कोशिश की है मैंने आपको समझाने की, मानचित्र में कैसे जो जिलों के अंदर है, कौन सी ये नदियाँ इसके अंदर गिरती है, और जो भी सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो लेके आने की कोशिश की है, ताकि कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये हमारे पास सफिशिएंट मैटर हो। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट खारे पानी की जो झीलें हैं उसमें यही है। तो कैसा लगा आज का ये मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।